हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेटा एजुकेशन। इस वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के सिद्धांत पर जो एमसीक्यूज हैं उनको समझेंगे। इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं वो अरिहंत के बुक सीटीईटी से कवर किए हैं, जिसका शीर्षक है सीटीईटी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सक्सेस मास्टर। बट ये जो क्वेश्चन है ये अगर आप एनडीए नेट एग्जाम के अकॉर्डिंग देखें तो पेपर 1 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। टीचिंग एप्टीट्यूड में कुछ क्वेश्चन इससे आ सकते हैं और इसके अलावा एनडीए नेट एग्जाम के ही पार्ट 2 यानी कि पेपर 2 जो एजुकेशन वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ये यूनिट 3 का मेन पार्ट है। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे सीटेट के लिए जुड़े हुए हैं और जो स्टूडेंट एनडीए नेट एग्जाम के लिए जुड़े हुए हैं, ये वीडियो उन दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, वहां से आप अमेजन से इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आपको करना क्या है, हम आपसे अप्रोक्स 10 क्वेश्चंस इस वीडियो में पूछेंगे। अगर आप लाइव देख रहे हैं जिसमें हम आपसे कमेंट के थ्रू जुड़े हुए हैं, आप हमें तुरंत की तुरंत कमेंट करके भी बता सकते हैं। मींस क्वेश्चन नंबर 1 का आप लिखेंगे 1-1 अगर 1 आंसर है, अगर 1 का आंसर है 4 तो 1-4 ऐसा करके आपको आंसर्स देने हैं साथ के साथ। और अगर आप बाद में भी वीडियो देख रहे हैं तो भी आपको आंसर्स दे सकते हैं और साथ में आप फाइनली बता सकते हैं कि आउट ऑफ 10 आपने कितना स्कोर किया। तो हमें समझ में आ जाएगा कि आप लोग को कितना अच्छे तरीके से ये चीजें समझ में आ पा रही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। मतलब यहाँ जो 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं उनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आपको पढ़ना है, अगर हमसे पहले भी आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ के और आंसर दीजिए। फर्स्ट है सामान्य से सामान्य की ओर, मतलब जर्नल टू जर्नल, ऐसा कोई स्टेटमेंट होता नहीं है। सेकंड है सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक। थर्ड है विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी कि स्पेसिफिक टू जनरल। एंड फोर्थ है विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। तो देखिए, आई होप आपने आंसर अब तक दे दिया होगा। अगर देखा जाए तो क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर 4 है वो और ऑप्शन नंबर 1 जैसा कुछ भी नहीं होता है, बट ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3 में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो हमने आपको प्रिंसिपल जब बताए थे डेवलपमेंट के तभी बताया था कि जो भी बच्चे का डेवलपमेंट है वो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी कि ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अब सामान्य से विशिष्ट की ओर कैसे होता है, इसमें बालक जो भी चीजें हैं, जैसे हमने बताया था कि वो पहले अपने जर्नली हाथ हिलाना शुरू करता है, पैर हिलाना शुरू करता है, पर जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता जाता है वो अपनी पूरी बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करके स्पेसिफिक काम के लिए चीज करना शुरू करता है। जैसे पहले बस वो अपने हाथ रेंडमली हिलाता है और अगर उसे कोई चीज पकड़ में आ जाती है तो वो उसे ग्रास्प कर लेता है, बट जब उसका डेवलपमेंट हो चुका होता है या हो रहा होता है वो धीरे धीरे चीजों को स्पेसिफिक, मतलब जहां उसे जो चीज लेनी है उसी की तरफ हाथ उठा के उसको लेना चाहेगा। तो इसको हम कहेंगे सामान्य से विशिष्ट की ओर बालक का डेवलपमेंट होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 2 है करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है। मतलब एनवायरमेंट का इफेक्ट बालक को कौन सी स्टेज में पड़ता है। फर्स्ट है बाल्यावस्था, जिसे चाइल्डहुड कहते हैं। सेकंड है किशोरावस्था एंड थर्ड है शैशवावस्था, जिसको इन्फेंसी कहा जाता है। एंड फोर्थ है प्रौढ़ावस्था। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इसका सही है। आई होप आपने आंसर सब तक दे दिया होंगे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बाल्यावस्था, क्योंकि बच्चा जो है स्टार्टिंग में शैशवावस्था में उसका एनवायरनमेंट पे इतना खास इफेक्ट नहीं पड़ता। बाल्यावस्था की जो स्टेज को कहा जाता है वो होती है लगभग आफ्टर 5 ईयर्स। अलग अलग ऑथर्स के अकॉर्डिंग, पहले भी हमने बताया इसको अलग अलग टाइम दिया गया है, बट बाल्यावस्था की जो एज है वो 5 से 6 वर्ष में शुरू हो जाती है। तो इस एज के बाद ही या इस एज के स्टार्टिंग होने से ही बच्चा एनवायरनमेंट के जो है कांटेक्ट में आता है। जब वो कांटेक्ट में आता है तब उस पर उसका प्रभाव पड़ने लग जाता है। मतलब अगर डायरेक्ट इफेक्ट देखें तो बाल्यावस्था से ही पड़ता है, बट इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो जब बालक माँ के गर्भ में होता है तब से भी उस पर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आप अपनी कक्षा के छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं पर भी बैठने की अनुमति दे देते हैं। उनमें से कुछ छात्र समूह बनाकर पढ़ते हैं तथा कुछ छात्र चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं, परंतु आपकी कक्षा के कुछ छात्रों के अभिभावकों को यह सब पसंद नहीं आता।
इस स्थिति में क्या तरीका बेहतर होगा। यहाँ एक कंडीशन दे रखी है कि टीचर जो है वो कुछ नया इम्प्लीमेंट कर रहा है, अब उसमें से उस इम्प्लीमेंटेशन का इफेक्ट उनके पेरेंट्स पर पड़ रहा है, उनको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है। ये बेसिकली टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। मतलब ये कह रहे हैं इस स्थिति में क्या तरीका बेहतर होगा, मतलब 4 ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने, इन चारों में से क्या बेस्ट ऑप्शन होगा जो किया जाए। फर्स्ट है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। सेकंड, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त कर समस्या चर्चा करनी चाहिए। थर्ड, अभिभावकों को उस विद्यालय में अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। फोर्थ, अभिभावकों को स्वयं कक्षा में जाकर पढ़ाना चाहिए। देखिए ये थोड़े फनी से क्वेश्चंस होते हैं एप्टीट्यूड में, बट आपको ध्यान देकर इसको समझना होगा। और एलिमिनेशन मेथड का यूज कीजिए। आप लोग एलिमिनेशन मेथड को जैसे जैसे यूज करना सीख जाएंगे ना, तो आप लोग को इजी हो जाएगा टिक मार्क वाले क्वेश्चंस को करने में। अब जैसे फोर्थ ऑप्शन है इसमें कि अभिभावकों को स्वयं कक्षा में जाकर पढ़ाना चाहिए, ये तो कैसे भी पॉसिबल नहीं है। ठीक, टीचर, एक पेरेंट कैसे जाके क्लास में पढ़ाएगा टीचर की जगह पर। अब फर्स्ट है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिकायत करनी चाहिए, तो कंप्लेन भी ऐसे ही डायरेक्टली नहीं की जा सकती है। सेकंड है अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त कर समस्या चर्चा करनी चाहिए, तो ऑप्शन 2 हो सकता है। एंड ऑप्शन 3 है अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों पर एक बच्चों को स्कूल से निकाल लेना भी ठीक नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा और आपके आंसर्स भी सही होंगे। कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम, अगर आप लाइव देख रहे हैं तो आपको लाइव में भी रिप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज बाद में भी आपके कमेंट्स का हम रिप्लाई कर देते हैं। अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम का प्रतिपादन किया था। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत से मतलब है प्रिंसिपल ऑफ सोशल लर्निंग। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डोलार्ड, मिलर, पियाजे या बंडूरा और वॉल्ट्जर। ये हमने अभी अपने चैनल पर कवर नहीं किया है, बट आप में से जिसको इसका आंसर आता हो आप दे सकते हैं। हम ये थ्योरीज भी जल्द ही अपने चैनल पर आपको प्रोवाइड कराने का ट्राई कर रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर है बंडूरा और वॉल्ट्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मानव विकास के संबंध में पुनर्बलन सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था। पुनर्बलन सिद्धांत होता है प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो मानव विकास के संदर्भ में कि बच्चे को रीइंफोर्समेंट मिलता है, इनमें से किसने ये सिद्धांत दिया था। फर्स्ट है डोलार्ड और मिलर, सेकंड बंडूरा और वॉल्ट्जर, थर्ड पियाजे और मिलर, फोर्थ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डोलार्ड और मिलर। आप अभी इस टाइप के क्वेश्चंस याद कर लीजिए, पर हम जल्द ही इन पर भी वीडियोस लेकर आपके पास आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा सिद्धांत, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो चाइल्ड डेवलपमेंट में एनवायरमेंट का जो इफेक्ट है उसको महत्व देता है, उसको ही महत्व देता है। फर्स्ट है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, सेकंड है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, थर्ड है निरंतरता का सिद्धांत एंड फोर्थ है परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो देखिए अगर आप में से किसी को इसका आंसर समझ में नहीं आ रहा है तो आप ट्रिक के अकॉर्डिंग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वातावरण है, एनवायरमेंट से इसमें रिलेटेड बात की गई है, तो एनवायरमेंट, चाइल्ड का एनवायरमेंट क्या होगा, किससे रिलेटेड होगा, समाज से रिलेटेड होगा। तो इसका सही आंसर होगा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि जो भी बालक के एनवायरमेंट है, जो उसके आसपास की चीजें हैं, उसका इफेक्ट बालक के डेवलपमेंट पर पड़ता है। मेन इफेक्ट बालक के डेवलपमेंट पर जो भी उसके अराउंड चीजें हो रही हैं, जो सोशल एनवायरमेंट है, उसका पड़ता है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए इसका फर्स्ट ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने मतलब एक रूपता में ये बताया था कि यूनिफॉर्मिटी पाई जाती है डेवलपमेंट में, पैटर्न्स होते हैं, तो इसलिए वातावरण की इसमें कोई भी बात नहीं की गई है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका नहीं हो सकता। निरंतरता, कंटिन्यूटी की बात करता है, तो ये भी नहीं हो सकता, इसमें एनवायरमेंट की कोई बात नहीं की गई है। निरंतरता का सिद्धांत ये बताता था कि कंटिन्यूस चीजें होती हैं, सारी जो भी डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस चलता है, फ्रॉम बर्थ थ्रू डेथ थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होता रहता है। और परस्पर संबंध का सिद्धांत जो है
मतलब इंटर रिलेशन होता है आपस में कि अगर बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है तो इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा, तो इसलिए ये भी वातावरण से रिलेटेड नहीं है। तो इसलिए आपका ऑप्शन 2 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको पूरा एक्सप्लेनेशन भी इसका मिल गया होगा। अगर समझ में आया है देन प्लीज कमेंट करके बताइए, और नहीं आया तो अभी आप बता सकते हैं कि मैम ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक बालक पहले पूरे हाथ को और फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास के संबंध में ये सिद्धांत कहलाता है। मतलब इन्होंने देखिए स्टेप्स बताए हैं कि पहले वो पूरे हाथ को चला रहा है, फिर केवल उंगलियों को चलाना सीख रहा है, मतलब फिर उंगलियों को चलाना सीख रहा है, और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीख रहा है। तो ये चीज किस डेवलपमेंट को शो करती है? फर्स्ट है परस्पर संबंध का सिद्धांत, मतलब रिलेशन, मतलब प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। सेकेंड सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोशल लर्निंग। थर्ड एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। एंड फोर्थ उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको फटाफट से आंसर देना है। इसका क्या आंसर होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एकीकरण का सिद्धांत। इसको दूसरे तरीके से भी हम देख सकते हैं कि ये प्रॉक्सिमो डिस्टल का आंसर हो जाता, मतलब इसका आंसर प्रॉक्सिमो डिस्टल हो जाता। क्यों? क्योंकि पहले बच्चा हाथ को चलाना सीख रहा है, फिर उंगलियों को चलाना सीख रहा है। अगर यहाँ तक की बात होती तो ये प्रॉक्सिमो डिस्टल का प्रिंसिपल बन जाता, बट क्योंकि इन्होंने बाद में क्या कही कि फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है, इसलिए ये एकीकरण का सिद्धांत है। मतलब जो बच्चा है वो दोनों चीजों को इंटीग्रेट करना सीख गया समय के साथ में, इसलिए इसका आंसर एकीकरण का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन ही ठीक होगा। क्योंकि बालक ने यहाँ पर, जो चाइल्ड है, उसने हैंड मूवमेंट और उंगलियों का जो मूवमेंट है, फिंगर्स का मूवमेंट, उसको इंटीग्रेट करना सीख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो किस वर्ष से प्रारंभ हो जाता है? 2 वर्ष की आयु के बाद, 5 वर्ष की आयु के बाद, 7 वर्ष की आयु के बाद, या माँ के गर्भ से ही? विकास की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है? आंसर फटाफट से दीजिए। इसका जो सही आंसर है ऑब्वियस है माँ के गर्भ से ही, क्योंकि हम बोलते हैं कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तभी से उसका डेवलपमेंट जो है वो शुरू हो जाता है, और उसकी डेथ तक लगातार डेवलपमेंट चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 9। विकास कभी ना रुकने वाली एक प्रक्रिया है, तथ्य संबंधित है। जो डेवलपमेंट है हमेशा चलता रहता है, बिना रुकने वाली प्रक्रिया है वो। तो ये किस प्रिंसिपल से रिलेटेड है? निरंतरता के सिद्धांत से, व्यक्तिक अंतर के सिद्धांत से, विकास क्रम की एकरूपता के सिद्धांत से, या फिर एकीकरण के सिद्धांत से? अभी हमने एकीकरण भी बता दिया आपको क्या होगा, तो इसलिए इंटीग्रेशन जैसी चीज नहीं है इसमें। ये क्लियर दिखा रहा है कि निरंतरता के सिद्धांत से रिलेटेड होगा। आप, आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा और आपका आंसर भी ठीक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। आप अपनी कक्षा में 10 छात्रों को चुनकर 3 माह तक उनमें होने वाले विकास का अध्ययन करते हैं। ये एग्जाम्पल दिया गया है कि ऐसा हो रहा है। तो आपके द्वारा किए गए अध्ययन में निम्नलिखित में से क्या सत्य हो सकता है? मतलब टीचर 3 मंथ्स तक जो बच्चा है उसमें डेवलपमेंट जो हो रहा है उसको देख रहा है, एनालाइज कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। मतलब जो रिजल्ट है, कंक्लूजन है, उसका क्या क्या आ सकता है? पहला, जो भी बच्चे हैं उनका डेवलपमेंट एक ही डायरेक्शन में हुआ। दूसरा, आधे छात्रों में विकास एक ही दिशा में, परंतु आधे छात्रों में विकास भिन्न भिन्न दिशा में हुआ। थर्ड, सभी छात्रों में विकास अलग अलग दिशा में हुआ। फोर्थ, इस संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। आप बताइए इसका क्या आंसर आपके अकॉर्डिंग ठीक हो सकता है? देखिए, ये कहना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा कि सभी छात्रों में विकास एक ही दिशा में हुआ होगा। सारे बच्चे अलग हैं, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण उनकी नीड्स अलग हैं, उनके लर्निंग स्टाइल अलग है, इसलिए उनका डेवलपमेंट भी अलग होगा। हम आधे आधे छात्रों को भी नहीं बांट सकते कि आधे बच्चे एक दिशा में डेवलप कर रहे हैं और बाकी आधे बच्चे भिन्न भिन्न दिशाओं में डेवलप कर रहे हैं। और इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता, ये भी सही नहीं है, क्योंकि इतनी सारी थ्योरीज अब तक आ चुकी हैं जो कुछ ना कुछ तो प्रेडिक्शन हम कर ही सकते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सभी छात्रों में विकास अलग अलग दिशा में हुआ। पर हम ये भी नहीं कह सकते एग्जैक्टली कि सभी छात्रों में विकास अलग अलग दिशाओं में हुआ होगा। कहीं ना कहीं हमें 1-2 बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जिनमें डेवलपमेंट थोड़ा लगभग एक सा होगा, पर फिर भी उनमें डिफरेंसेस होंगे। तो इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही होगा कि सभी छात्रों में विकास अलग अलग दिशा में हुआ। क्यों? क्योंकि उनका जो एनवायरमेंटल इफेक्ट है, सभी बच्चे अलग अलग घरों से आ रहे हैं, अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, उनके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस फर्क है, उनके फैमिली एनवायरमेंट फर्क है, इसलिए डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं फर्क होगा, सिमिलैरिटी नहीं होगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
ये थे हमारे अभी तक के 10 क्वेश्चंस। बचे हुए 10 क्वेश्चंस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का कहना होता है कि मैम बहुत हैवी हो जाता है इतने सारे क्वेश्चंस एक बार में समझना और पढ़ना। तो बाकी के 10 क्वेश्चन के लिए अब हमारा नेक्स्ट वीडियो, इसका पार्ट 2 हम देखेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया है। नेक्स्ट वीडियो के आने तक प्रीवियस वीडियोस एंड इससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल वीडियोस आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।